शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार, मैं काव्य कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज उपशास्त्री के छात्रों के लिए काव्य दीपिका के अष्टम शिखा से उत्प्रेक्षा बताने जा रही हूँ। संभावन मथोत प्रेक्षा। संभावन मथोत प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्। प्रकृतस्य उपमेयस्य समेन उपमानेन संभावनं च उत्कट कोटिकः संशयः अप्रस्तुत कोटे रुत्कटत्वं च प्रस्तुत कोटेर निग्रनेन जायते। निग्रनं च प्रस्तुतस्य क्वचिद् नुपादानेन क्वचिद् पातस्याप्यधः करणेन भवति। यदुक्तम् निगीर्णत्वलक्षणम् विषयस्यानुपादेन प्युपादाने च सूरयः अधः करणमात्रेण निशीर्णत्वं प्रचक्षते। उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमेय की उपमान रूप से संभावना को उत्प्रेक्षा कहते हैं। उपमेय की उपमान रूप से संभावना को उत्प्रेक्षा कहते हैं। लक्षण में प्रकृतस्य का अर्थ है। लक्षण में प्रकृतस्य का अर्थ है उपमेय की, और समेन का अर्थ है उपमान रूप से संभावना शब्द का अर्थ है। ऐसा संदेह जिसमें कोई एक पक्ष उत्कृष्ट प्रबल है। उत्प्रेक्षा में अप्रस्तुत उपमान पक्ष ही प्रबल रहता है। इसका कारण है प्रस्तुत उपमेय पक्ष का निगरण। प्रस्तुत उपमेय पक्ष का निगरण दो तरह से होता है। कहीं उसका प्रस्तुत का नाम न लेने से और कहीं नाम लेने पर भी उसके असली स्वरूप को दबा देने से उत्प्रेक्षा में उपमेय के असली स्वरूप को दबा देने से ही निगरण होता है। जैसा कि कहा भी गया है, विषय सेति। साहित्य शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान केवल नाम न लेने से अथवा नाम लेने पर भी तिरस्कार मात्र से उसके असली स्वरूप को दबा देने से प्रस्तुत विषय वस्तु का निगरण होना बताते हैं। विषयः प्रस्तुतं क्रमेणोदाहरणम् लिम्पतीव तमोंगानि वर्षतिवाञ्जनं नभः असत्पुरुष सेवेव दृष्टिर्विफलतां गता। अत्र तमसः प्रसार संपातादिरूपो विषयो नोपात्तः। समयः सवर्तत ईवैस
यत्र मां समनंदयत सम्मुखी गौतमार्पितः। अयमागृहीत कमनीय कंकन अस्तव मूर्तिमानिव महोत्सवः करः। अत्र विषयः कर उपात्तोपि मूर्ति मन्मोत्सव रूपेणाधः कृतः। उत्प्रेक्षा का उदाहरण जैसे लिम्पतीब इति। यह पद्य मृक्ष कटिक में रात में अंधकार वर्णन के प्रसंग में निबद्ध है। इसका अर्थ यह है कि अंगों में अंधकार का लेपन हो रहा है। अंगों में अंधकार का लेपन हो रहा है। आकाश का जल की वर्षा सी कर रहा है। आकाश का जल की वर्षा सी कर रहा है। असत पुरुष की सेवा की तरह दृष्टि भी निष्फल हो गई है। यह पद्य में अंधकार का प्रसरण तथा संपात रूप विषय प्रस्तुत है। उनकी अप्रस्तुत अंगलेप एवं अंजन वर्षण रूप से संभावना की गई है, इसलिए उत्प्रेक्षा है। परंतु यहाँ तम का फैलना तथा संपात रूप प्रस्तुत विषय का नाम नहीं लिया गया है। उत्तर रामचरित में प्रथम अंक में विधि में लिखित अपना एवं सीता का विवाह कालिक चित्र देखकर राम की सीता के प्रति उक्ति है। हे सुमुखी सीते, यह तो मानो वही समय उपस्थित है जिस समय विवाह के अवसर पर जनक जी के पुरोहित सतानंद जी द्वारा मेरे हाथ पर रखे हुए मनोहर मंगलसूत्र पहने हुए तेरे हाथ में मानो मूर्तिमान महोत्सव के समान मुझे आनंदित किया है। यहाँ भी प्रस्तुत सीता के हाथ की अप्रस्तुत मूर्तिमान आनंद के रूप में संभावना होने से उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ विषय हाथ यद्यपि शब्द द्वारा बता दिया है, फिर भी मूर्तिमान महोत्सव ऐसा कहने से उसका अधःकरण निगरण हो गया है। उत्प्रेक्षा बोधक शब्दाः मन्ये संके ध्रुवं प्रायो नूनमित्येवमादिभिः। उत्प्रेक्षा व्यज्यते शब्दैरिव शब्दोऽपि तादृशः। अतिशयोक्तिः सिद्धत्वे ध्यवसाय स्यातिशयोक्तिरनिगद्यते। मन्ये शंके ध्रुवम प्रायः नूनम इत्यादि शब्द उत्प्रेक्षा को सूचित करते हैं। इसी प्रकार ईव शब्द भी उत्प्रेक्षा का सूचक है। अतिशयोक्ति अलंकार उपमेय में उपमान के आरोप के अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। प्रकृतस्य निगरेणाभेद ज्ञानं प्रकृतस्य अध्यवसायः तस्य च उत्प्रेक्षा यां प्रस्तुत स्यानिश्चितत्वेन निर्देशात् साध्यत्वम् इह तु निश्चितत्वे नैव प्रतीतिरिति। सिद्धत्व मित्यनयोर्भेदः निगरञ्च उभयत्रापि समानमेव यथा। अकाल जलदावली किरतु नाम मुक्तावली
वर्णानि र पर्व निविधुन्तु दशतु दतु हन्त शीतद्युतिम् इदं तु महद् दभूतं यदनुपायि विद्युल्लता बलम्बी कनकाचयद्वय मधोमुखम नृत्यई। प्रकृत उपमेय के निगरण के साथ उपमान में अभेद के आरोप को अध्यवसाय कहते हैं। अध्यवसाय दो प्रकार का होता है, एक सिद्ध और दूसरा साध्य। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय का उपमान में अनिश्चित आरोप होता है, अतः यहाँ अध्यवसाय सिद्ध नहीं किंतु साध्य है। अतिशयोक्ति अलंकार में उपमेय में अपमान का आरोप निश्चित होता है, अतः यहाँ सिद्ध है। यही उत्प्रेक्षा एवं अतिशयोक्ति दोनों अलंकारों में मौलिक भेद है। विषय का निगरण दोनों में समान है। उदाहरण जैसे अकाल इति, स्नान से निकलकर जल से भीगे केशों को सुखाती हुई किसी नायिका को देखकर किसी नायक की युक्ति है, असमय में मेघ मोती की वर्षा, असमय में मेघ मोती की वर्षा कर सकते हैं। पूर्णिमा से अतिरिक्त तिथि में राहु चंद्रमा को ग्रसित कर सकता है, किंतु यह अत्यंत आश्चर्य है कि स्थिर विद्युल्लता में दो सुवर्ण पर्वत नीचे मुख किए हुए डोल रहे हैं। यहाँ नायिका का लोकोत्तर सौंदर्य वर्णित है। अत्र केशादेर्जलदा वल्यादिरूपेणाध्य वसानम यथा वा। इसका अभिप्राय यह है कि कोई नायिका स्नान करने के बाद भीगे हुए अपने केशों को सुखाने के निमित्त उन्हें कमर की ओर उलटकर मुंह के आगे फैलाकर सूर्य के सामने कुछ झुककर खड़ी है। मुख पर लटके हुए उसके आर्द्र काले काले बालों से जल की बूंदें लपट रही है। मालूम पड़ता है कि काले बादल सफेद मोती बरसा रहे हैं। इसके गौरवर्ण चेहरे पर बिखरे हुए काले काले बाल ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो राहु चंद्रमा को निगल रहा है। नायिका के कुछ झुकने से उसके स्तनों का अग्रभाग नीचा हो गया है। मालूम पड़ता है कि बिजली पर लटके हुए नीचे मुख करके दो सुवर्ण पर्वत नाच रहे हैं। दृष्टि स्तीर्णकृत जगत त्रय सत्वसारा धीरोद्धतान मयतीव गतिर धरित्रीम कौमार केपि गिरिबद गुरुतां दधानु वीरो रसः किम यमेत युत दर्पएव। अत्र कुशस्य वीररसरूपेण दर्परूपेण चाध्यवसानं प्रथमे विषयः केशादिनोपातः द्वितीये अयम् इत्यनेनोपातोऽप्यधः कृतः। यहाँ नायिका के केश और स्तनों का मेघावली चंद्रमा और स्वर्ण पर्वतों से अध्यावसान अभेद ज्ञान कराया गया है, इसीलिए अतिशयोक्ति है। दूसरा उदाहरण
उत्तर रामचरित के 6ठे अंक में अत्यंत क्रुद्ध हो धनुष बाण लेकर युद्ध में आते हुए कुश को देखकर श्री राम का कहना है, तीनों लोकों में प्राणियों को तृण के समान तुच्छ देखने वाली दृष्टि, धीरता से भरी इसकी चाल पृथ्वी को नीचे धसाए देती है। कुमारावस्था में भी पर्वत के समान गूढ़ता धारण किए हुए यह वीर रस आ रहा है या दर्प ही है। यहाँ पर कुश का वीर रस के तथा दर्प के रूप में आरोप किया गया है। प्रथम श्लोक में विषय उपमेय केश आदि का उपादान नहीं है। द्वितीय श्लोक में अर्थ इस शब्द से विषय का उपादान करके ही निग्रह कर दिया है। धन्यवाद।